गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट में उस समय हम लोग बहुत से सिद्धांत और उसकी प्रकृति, उसके विकास और बहुत तरह के जो शहर है, शहरों के प्रकार आदि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? नगर आकारिकी, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी। क्लियर है? तो ज्योग्राफी, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज्योग्राफी का एक पूरा मिलेगा प्ले लिस्ट, बहुत बड़ा। उसमें आपको अब तक हम लोग जो पढ़ाए हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। क्या पढ़ाए हैं? तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और उसके बाद में अब आ गए हैं हम लोग, पहले रूरल सेटलमेंट देखे थे, अब है अर्बन सेटलमेंट पर। तो क्लियर है, तो शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी क्या है? यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों मॉर्फो और लॉजी को मिलाकर बनाया गया है। मॉर्फो का अर्थ क्या होगा? आकृति, तथा लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि आकृति विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग। अतः मॉर्फोलॉजी का अर्थ आकृति विज्ञान है। दूसरे शब्दों में मॉर्फोलॉजी से हमारा अभिप्राय आकारों या स्वरूपों के विषय में बात करना है। ये कैसा है, पृथ्वी कैसा है, गोल है वाली बात है। डडले स्टाम्प ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि यह रूप संरचना तथा विकास का विज्ञान है तथा उस विज्ञान से संबंधित है जो रूप पर प्रभाव डालता है। नगर पृथ्वी तल पर मानव द्वारा निर्मित बृहद एवं बहुउद्देशीय अधिवास इकाई है। किसी बड़े नगर में रिहायशी मकान, औद्योगिक इकाइयाँ, व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेलें, सड़कें व गलियाँ, खेल के मैदान आदि के विस्तार देखने में आते हैं। इनकी उत्पत्ति के कारण नगरों में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें नगरीय क्षेत्र अथवा कार्य क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार नगर के आकार, प्रकार तथा संरचना अथवा गठन में विविधता आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शहर एक जैसे हैं। इन विधियों के नियोजित अध्ययन के लिए आकारिकी की विचारधारा का विकास किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सड़कों तथा गलियों का जाल तथा भवनों की अवस्थिति के अनुरूप विविध प्रतिरूपों के साथ साथ नगर की स्थिति, विस्तार, आयोजन, प्रतिरूप तथा भवन निर्माण शैली आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में, नगरीय आकृतिकी के अंतर्गत नगर के आंतरिक विन्यास तथा बाह्य प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। नगरीय आकृति, हाँ देखिए, नगरीय आकृतिकी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होगा? तो नगरीय आकारिकी को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारक सामूहिक रूप से, यानी कि नेचुरल एंड कल्चरल कारक दोनों सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक कारक ही उसको प्रभावित करे। प्राकृतिक कारक, इस वर्ग में नगर की बसाव स्थिति व बसाव स्थल का प्रभाव प्रमुख है। जो नगर सपाट मैदान में होते हैं उनका फैलाव कैसे होगा? तो चारों ओर एक समान होता है। किसी नदी या समुद्र के किनारे पर बसे हुए नगर का फैलाव नदी या समुद्र के किनारे किनारे लंबाई में होगा। जैसे कानपुर गंगा नदी के किनारे लंबाई में फैला है, पटना गंगा नदी के किनारे लंबाई में फैला है। मद्रास का फैलाव भी समुद्र तट के साथ साथ है। पर्वतीय क्षेत्रों में इमारतें तथा सड़कें ढालू तथा सूर्य प्रकाश के अनुकूल, यानी कि इस तरह से अगर पहाड़ है और यहाँ पर सूरज है तो शहर का किधर विकास होगा? इधर, इधर नहीं। इसके प्रमुख उदाहरण शिमला, मसूरी, नैनीताल, ऊटमंड है, यानी ऊंटी की बात हो रही है। क्योंकि जो हिमालय है, हिमालय इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला है, तो जो हिमालय का जो उत्तरी इलाका है इसी में आपको शहर सब कुछ मिल जाएंगे। इसका दक्षिणी इलाका है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र है और यह निर्जन क्षेत्र है। सांस्कृतिक कारण, तो देखिए, नगर में बसने वाले लोगों के रीति रिवाज, धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था का नगर की आकारिकी पर प्रभाव पड़ता है। नगर का कोई प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, पुराना बाजार, पुरानी चार दीवारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि विकास की नाभिकाएं बन जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द नगर का विकास होता है। जैसे किसी शहर में बीच में ही उसका सिटी टाउन होता है, पुराना शहर है, रेलवे स्टेशन है, कोई बड़ी सी मंदिर है, कोई मस्जिद है, तब क्या होगा? लोग वहाँ पर खूब जाते हैं, जिस कारण क्या होता है? सारे तरह से जो रास्ते होते हैं वहाँ पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। मकानों, दुकानों तथा अन्य इमारतों पर समय विशेष का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। पुराना मदुरै नगर मीनाक्षी देवी मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ।
प्राचीन काल में नगरों के निर्माण का नियोजन राजा महाराजाओं के नियोजक किया करते थे, जिससे नगरों की आकारिकी पर उस समय की छाप लग जाती थी, मुहर लग जाएगी। जब होगा दूसरे को उस प्रभाव तो झलकेगा ही। जयपुर का निर्माण राजा कहाँ गए, तो जयपुर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया और इस नगर में राजपूती शिल्पकला साफ दिखती है। आधुनिक युग में बनने वाले नगर चंडीगढ़ इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार के नगरों की वर्तमान आकृति की एक लंबे समय तक प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इनायत अहमद ने नगरीय आकारिकी को भूस्थलीय आकृतियों के समरूप माना है और बताया कि जिस प्रकार स्थलाकृतियां संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का परिणाम है, उसी प्रकार नगरीय आकृति नगर की बसाव स्थिति, ऐतिहासिक परिवर्तन तथा आर्थिक परिवर्तन तथा आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। क्लियर है किनके अनुसार, तो इनायत अहमद के अनुसार। नगरीय आकारिकी के विकास का प्रक्रम, तो यह देख लेते हैं इसका प्रक्रम क्या होगा। तो नगरीय आकारिकी के विकास के प्रक्रम को चार्ल्स सी कॉल्बी एवं R.E. डिंकन्स ने व्याख्या की है। कौन कौन, तो नगरीय आकारिकी के विकास के प्रक्रम को चार्ल्स सी कॉल्बी एवं R.E. डिंकन्स ने व्याख्या की है। तो क्या है, तो देखते हैं। चार्ल्स सी कोल्बी का नगरीय आकारिकी यानी अर्बन मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। तो चार्ल्स सी कोल्बी का मत है कि नगर की आकारिकी का वर्तमान स्वरूप 3 प्रकार की शक्तियों का परिणाम है, जो निम्नलिखित है। पहला, एक केंद्रोन्मुखी शक्तियाँ, मतलब केंद्र की बात हो रही है, न्यूक्लियस। यह नगर के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में कार्य करता है। नगर की केंद्रीय नाभि आकर्षण का कार्य करती है, यानी ये न्यूक्लियस है, यह केंद्र है, यह आकर्षित करेगी चारों तरफ से। फलस्वरूप आसपास के लोग इसके इर्द गिर्द आकर बसने लगते हैं। दूसरा होता है अपकेंद्रीय शक्तियाँ, यानी कि यह पुल फैक्टर है आकर्षित, और यह पुश फैक्टर है अपकेंद्रीय शक्तियाँ। यानी जब नगर के केंद्र पर अधिक भीड़ भाड़ केंद्रित हो जाती है तो नगर के निवासी नगर के बाहरी भाग की ओर जाना शुरू कर देते हैं। बाहरी इलाकों की में भूमि का दाम कम होता है। यातायात की सुविधा तथा लोगों के खुले वातावरण में रहने की इच्छा आदि से अपकेंद्रीय शक्तियों को बल मिलता है। और तीसरा है स्थानात्मक विभिन्नीकरण की शक्तियाँ, मतलब जब नगर अपने आकार में इतनी वृद्धि कर लेता है कि उसके सीमावर्ती भाग भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, तो अनेक कार्य नगर से बाहर महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थापित हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर, उद्योग, आवासीय कॉलोनियाँ आदि। जैसे कि दिल्ली में पहले लोग बच्चे क्या सुने थे बहुत पहले कि दिल्ली से सारे कंपनियों को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया गया। तो पहले दिल्ली था, अब बाहर। तो इसी तरह देखें उसके क्या सैटेलाइट टाउन विकसित हो गए, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, फिर उसके कुछ आगे जयपुर भी तो उसी में आएगा, फिर मोहाली आएगा। ये सब क्या है, तो ये सब उसके सैटेलाइट टाउन है। R.E. डिकन्स का नगरीय आकारिकी क्या है, तो R.E. डिकन्स ने नगर के अंदर भिन्न भिन्न कार्यों तथा संस्थाओं की स्थापना के विकास के प्रक्रम को 7 शक्तियों का परिणाम बताया। कितने, 7। इन शक्तियों पर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नियमों का प्रभाव पड़ता है। ये 7 शक्तियाँ इस प्रकार है। पहला, केंद्रीकरण, यानी नगरों में कार्य व लोगों का जमाव प्रारंभ में उसके केंद्र में होता है। इसका कारण क्या होगा, यह कि प्रत्येक कार्य उस स्थान पर स्थित होना चाहता है जहां समय व कीमत दोनों ही न्यूनतम हो। इस प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। यह केंद्रोन्मुखी शक्ति का परिणाम होती है। यहाँ पर लोग रहने की अपेक्षा कार्य के लिए अधिक आकर्षण रखते हैं। दूसरा होता है एकत्रीकरण, यानी नगर के मध्य में रिहायशी व कार्यों के स्पष्ट क्षेत्रों में एकत्र होने की प्रवृत्ति को एकत्रीकरण कहते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, उप व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक, प्रशासन, रिहायशी तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः इसी प्रवृत्ति का परिणाम होता है। और आगे देखिए, एकत्रीकरण के बाद क्या होगा, अएकत्रीकरण, मतलब क्या,
अब लोग यहाँ से भागेंगे। जब नगर के मध्य के भाग में से कार्यों का स्थानांतरण उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है तो उसे अएकत्रीकरण अवस्था कहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने में तीव्र परिवहन साधनों का विशेष योगदान होता है। संविकेंद्रण मतलब जब नगर के मध्य भाग में कार्यों का स्थानांतरण उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है तो इसे संविकेंद्रण अवस्था कहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने में भी तीव्र परिवहन साधनों का ही विशेष योगदान होता है। और पुनः केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण कार्यों की स्थापना के साथ साथ जहाँ पर कार्यों का पुनः जमाव होने लगता है तो उसे पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे बाह्य क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने के साथ साथ रिहायशी व उप व्यापार क्षेत्र की स्थापना होने लगती है। और आगे देखिए रिहायशी पृथकीकरण, यानी अब अलग अलग टाउन बनने लगेंगे। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर व्यक्तियों एवं संस्थाओं के एकत्रीकरण से है। साधारणतया एक जाति, वर्ग, संस्कृति एवं आर्थिक समानता के लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके फलस्वरूप नगरों में विभिन्न वर्गों के अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बन जाते हैं। तभी तो शहर में देखते होइएगा कहीं पॉश इलाका रहता है तो कहीं झुग्गी झोपड़ी स्लम सिटी रहता है, कहीं कोई लिख देता है ऑफिसर्स कॉलोनी, कहीं इंजीनियर्स कॉलोनी। आगे देखिए प्रधानता, आक्रमण और अनुक्रमण, यह क्या है? जब नगर में स्थापित संस्थाओं व इमारतों के उपयोग में समय के साथ साथ परिवर्तन होने लगता है तब एक स्थान का किसी कार्य में पहले जो महत्व था वह उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्य कार्यों की स्थापना से कम कर दिया जाता है, जिससे उसका उपयोग बदल जाता है। जैसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समीप की इमारतें जो पहले रिहायशी कार्य में प्रयुक्त होती थी, व्यापारिक कार्यों के प्रसार के कारण क्या होगा कि आक्रमण के कारण व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगेंगी। पहले वहाँ पर रिहायशी इलाका था, कोई व्यक्ति रहता था, अब वहाँ पर कुछ काम होने लगेंगे, वह अब स्टोर रूम हो जाएगा, उस ऑफिस कंपनी का ऑफिस हो जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ इमारतें रिहायशी इमारतों के स्थान पर व्यापारिक इमारतों के रूप में पूरी तरह बदल जाती हैं। ये तो नगर का हम लोग आकार देख लिए। अब देखिए नगर का आंतरिक विन्यास। नगरों के विन्यास के कई प्रतिरूप होते हैं। इनमें से प्रमुख प्रतिरूप निम्नलिखित हैं। जैसे ग्रिडी रोन प्रतिरूप, याद कीजिए ग्रिडी रोन प्रतिरूप, यह क्या है? इसे चेकर बोर्ड भी कहते हैं। क्या नाम है इसको? चेकर बोर्ड। इसमें नगर के बीच की सड़कें समानांतर होती हैं, यानी इस तरह सड़कें होंगी एकदम सब 90 डिग्री पर ही काटेंगी जो एक दूसरे से मिलती हैं। इस प्रकार यह आयताकार विन्यास होता है। इसका आरंभ चौराहों से होता है। इसमें यातायात सुगम होता है और घरों का निर्माण भी सुगमता पूर्वक आयताकार स्वरूप में किया जा सकता है। इसका बड़ा दोष यह है कि भीतरी भागों में स्थित मकानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चौराहों पर दृश्यता भी बहुत कम होती है। यातायात की सुविधा के लिए कई बार विकर्ण के रूप में भी सड़क बनाई जाती है, परंतु इससे मकानों का आकार बिगड़ जाता है और वे त्रिकोणीय हो जाते हैं। रोमनों ने कई नगरों के निर्माण में ग्रिडी रोन प्लान का प्रयोग किया था। जैसे ट्यूरिन रोमन नगर इस प्लान का एक सुंदर उदाहरण है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी देख लीजिए, उसके नगर वो भी तो इसी से ग्रिड पैटर्न पर ही थे। रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप, यह क्या है? संकेंद्रीय वृत्तों में सुव्यवस्थित नगर केंद्र के चारों ओर समान रूप से फैले होते हैं। वृत्ताकार सड़कों को पार करने वाली सड़कें केंद्र को सितारों के प्रतिरूप में छेदती हैं, जिस कारण रेडियो संकेंद्रीय शब्द प्रयोग किया जाता है। केंद्र की ओर तो आसानी से पहुंचा जा सकता है, परंतु चाप और त्रिज्या के मिलन स्थान पर दृश्यता बहुत कम हो जाती है तथा और सड़क दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। इस कमी को वृत्तों के स्थान पर संकेंद्रीय षटकोण का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सड़कें 90 डिग्री के स्थान पर अब 120 डिग्री का कोण बनाएंगी। दिल्ली में इंडिया गेट के निकट सड़कों का यही प्रतिरूप मिलता है। जौनपुर, बीजापुर, औरंगाबाद में भी इसके उदाहरण हैं। यानी वहाँ पर क्या गोलंबर जाइएगा तो एक पहले गोलंबर में क्या था, मात्र यही ना 4 सड़क है, लेकिन वहाँ पर 6 सड़क मिलते हैं। और रेखीय प्रतिरूप, आधुनिक युग में रेखीय प्रतिरूप का अधिक प्रचलन है। इस प्रकार का प्लान उन नगरों के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी नहर, रेल या सड़क के किनारे पर स्थित होते हैं। 1894 ईस्वी में मैड्रिड नगर के लिए इस प्लान का प्रयोग किया गया था। फरीदाबाद और मोदी नगर का भी लगभग यही प्रतिरूप है। और आगे देखिए, और ये त्रिज्या प्रतिरूप जो नगर यातायात के मार्गों के मिलन स्थल पर शुरू होते हैं और बाद में यातायात मार्गों के साथ साथ विकसित होते हैं वे, और ये त्रिज्या प्रतिरूप
धारण करते हैं, जैसे मास्को, बर्लिन, पिट्सबर्ग, दिल्ली, भोपाल व इंदौर ऐसे ही नगरों के प्रतिरूप है। यानी कि यातायात मार्गों के जो मिलन स्थल है, पॉइंट है, मान लेते हैं कि शहर का मिलन स्थल हो गया यहाँ पर, तो यहीं से शहर शुरू हो जाएगा। तारा प्रतिरूप यानी स्टार, तो स्टार के साथ इसी तरह का ना स्टार बनाते हैं, सॉरी हाँ। जब किसी अड़िये प्रतिरूप में नगर का विकास अधिक होता है और उसका प्रसार बाहर जाने वाले मार्गों की ओर अधिक दूर तक तथा प्रत्येक ओर अधिक चौड़े क्षेत्र पर होता है, तब उस नगर की आकृति तारा प्रतिरूप जैसी हो जाती है। जैसे बरेली और जबलपुर ऐसे ही प्रतिरूप के उदाहरण हैं। मिश्रित प्रतिरूप मतलब मिश्रित है तो इसमें कोई खास पैटर्न नहीं होगा। अधिकतर नगर एक तरह से अधिक प्रतिरूपों में निर्मित होते हैं। नगर का कोई क्षेत्र चेकर बोर्ड प्रतिरूप होता है तो कोई अड़िये प्रतिरूप। वर्तमान दिल्ली में कनॉट प्लेस केंद्रीय प्रतिरूप में निर्मित है तथा नई दिल्ली में अन्य कुछ भाग जैसे चाणक्यपुरी चेकर बोर्ड प्रतिरूप में स्थित है। और तटीय पंखा प्रतिरूप, नाम ही है तटीय यानी कि यह तट के सहारे होगा। तो यह प्रतिरूप तटीय नगरों में पाया जाता है। जब समुद्र तटीय नगर का विकास होता है तो वह तट और पृष्ठ प्रदेश हो दोनों में ही फैलता है। पृष्ठ प्रदेश का जो भाग अधिक अनुकूल होता है वहां पर नगर का विकास अधिक होता है और संपूर्ण नगर पंखे का रूप धारण कर लेता है। जैसे चेन्नई इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अब आगे देखेंगे हम लोग नगर का बाह्य स्वरूप। तो नगर का बाह्य स्वरूप में क्या होगा? नगर की आंतरिक संरचना के साथ साथ नगर के बाह्य स्वरूप का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। नगर का बाह्य स्वरूप नगर की भौतिक स्थिति तथा मानवीय कार्यों द्वारा प्रभावित होता है। नगरों का बाह्य स्वरूप कई प्रकार का होता है। जैसे पहला लंबायित आकार, मतलब जिस नगर की लंबाई उसकी चौड़ाई से कम दुगनी हो। मतलब अगर वह चौड़ाई 5 किलोमीटर है मान लेते हैं तो उसका लंबाई कम से कम चौड़ाई से दुगनी हो यानी कि 10 किलोमीटर हो। इस तरह का आयत बना देंगे। ऐसे शहर या नगर नदियों, नहरों, सड़कों, रेलों तथा समुद्री तटों के साथ साथ विकसित होते हैं। फरीदाबाद, मोदीनगर, पटना, मुरादाबाद, गाजीपुर इसी प्रकार के नगर हैं। त्रिभुजाकार स्वरूप यानी जब कोई सड़क दूसरी सड़क या नदी से मिलती है, यानी कि ये नदी है या मान लेते हैं कि ये सड़क है और यहाँ पर एक सड़क दूसरी मिल गई, यह त्रिभुजाकार एक पैटर्न बन गया। यही लगा त्रिभुजाकार हो गया, इधर भी त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो परंतु उसे पार न करे तो नगर त्रिभुजाकार आकृति ग्रहण करता है। मिर्जापुर तथा देहरादून छावनी त्रिभुजाकार नगर हैं। वृत्ताकार स्वरूप मतलब इस प्रकार के नगर कृषि, यहाँ पर झील हो गया और इसके चारों तरफ इस तरह से सड़कें निकल गई और यहाँ पर शहर बस गया और ये चारों तरफ सड़क है और ये बाहर से सड़क, यह वृत्ताकार शहर हो गया। यह झील के किनारे बसेंगे जैसे कि भीमताल। और ये स्वरूप मतलब यह वृक्ष के झाड़ी नुमा, ये नगर बाहरी दीवारों के बीच स्थित हो। वर्तमान युग में नगरों का विस्तार उन दीवारों से बाहर भी हो गया है तो भी ये अपना पुराना स्वरूप बनाए हुए हैं। रेलों तथा सड़कों के विकसित हो जाने से पहले नगर तारा प्रतिरूप में विकसित हुए थे और वे धीरे धीरे बीच की भूमि में आवास हो जाने से और ये रूप धारण कर गए। दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़, बीजापुर, मास्को, बर्लिन आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके? तो अड़िये स्वरूप के। और अनियमित स्वरूप, अनियमित स्वरूप के में ऐसे नगर आते हैं जिन्हें कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। ये नगर स्थानीय वातावरण के अनुसार विकास करते हैं। ये चारों ओर अनियमित रूप से फैलते हैं। भारत के में उत्तरी मैदान के अधिकांश नगर इसी अनियमित स्वरूप वाले हैं। और नगरीय क्षेत्र जो होगा इसके कुछ कार्य भी होते हैं। तो देखिए नगरीय क्षेत्र के कार्य, नगर प्रायः विनिर्माण, परिवहन, आवासीय, शैक्षिक, सुरक्षा, प्रशासक जैसे आदि कार्यों को संपादित करता है। अर्थात नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः या विशेषकर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्यों की महत्ता पाई जाती है। छोटे शहरों में किसी विशेष कार्य का प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु बड़े शहरों में कार्यों की विविधता बढ़ने के साथ ही उनके आकार एवं स्वरूप में बदलाव आ जाता है। यही कारण है कि भूगोलवेत्ताओं ने नगरों का वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर करने का भी प्रयास किया। हालांकि नगरों के कार्य भी समय समय पर बदलते रहते हैं। नगरीय क्षेत्रों के कार्यों में बदलाव। प्राचीन काल में नगर व्यापार, उद्योग, सुरक्षा, प्रशासन तथा धार्मिक महत्व के केंद्र थे। समय के साथ धार्मिक एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों का महत्व घटा।
तथा यातायात, निर्माण, मनोरंजन एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि कार्य संपन्न हो गए। इनमें से कुछ कार्य विशिष्ट नगरों में ही संपन्न किए जाते हैं। किसी भी नगर में उनके प्रमुख कार्यों के आधार पर ही उनका उल्लेख किया जाता है। जैसे शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन एंड पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर के रूप में जानते हैं। समय के साथ नए नए नगरों का भी विकास हुआ। जैसे 19वीं सदी में इंग्लैंड के जिन पत्तनों को मछली पकड़ने का कार्य किया जाता होता था, वे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो गए तथा प्राचीन काल में जो बाजार थे अब वे विनिर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरों के बहु कार्यात्मक लक्षणों के बावजूद उनमें कोई एक कार्य समान रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने नगरों को उनके प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण माना। इनका मानना है कि ऑक्सफोर्ड एक शैक्षणिक नगर के रूप में पहचाना जाता है, किंतु इसके मोटर कार उद्योग के विशाल नगर के बावजूद भुला दिया जाता है। क्योंकि इसके क्या है, तो ऑक्सफोर्ड को शैक्षणिक नगर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मोटर कार उद्योग का एक विशाल नगर है, लेकिन उसको लोग भुला दिया। इस प्रकार नगरों के प्रकारों के निर्धारण को देखते हुए यह पाया जाता है कि नगरों का कार्य ही उनके वर्गीकरण का भी महत्वपूर्ण आधार है। अतः नगरों का वर्गीकरण उनके प्रकारों के आधार पर किया गया। जैसे सुरक्षात्मक या रक्षात्मक नगर, जैसे पठानकोट। खनन या व्यापार उद्योग, तो खनन जैसे धनबाद, व्यापार उद्योग जैसे मुंबई, उत्पादन केंद्र जैसे अहमदाबाद, सूरत, पुणे, सांस्कृतिक केंद्र जैसे कि बनारस, गया, काशी, महाबलीपुरम, राजनीतिक केंद्र जैसे दिल्ली, परिवहन केंद्र यह भी आ जाएगा आपका दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र जहाँ लोग इलाज के लिए जाते हैं जैसे कि गुड़गांव, यह तो स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र इलाका है। फिर एम्स में लोग जाता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता, बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर आदि। अब नगरीय पद्धतियाँ यानी कि अर्बन सिस्टम्स, जानते हैं क्या होगा। नगरीय पद्धतियाँ नगरों के वितरण, उनके कार्य, नियम आदि से संबंधित है। अतः इनका उल्लेख प्राइमेट सिटी के नियम व कोटि आकार के नियम के रूप में किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। यानी प्राइमेट सिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राइमेट मतलब क्या, प्राचीन नगर के कानून। जैसे नगरों को उनके कार्य, आकार, जनसंख्या इत्यादि के आधार पर भिन्न पदानुक्रम में रखा जाता है। इसमें प्रमुख नेतृत्व करने वाले नगर को सबसे बड़ा नगर या प्रधान नगर अथवा प्राइमेट नगर यानी प्राइमेट सिटी कहते हैं। वर्ष 1939 में मार्क जेफरसन ने प्रधान नगर और उसके बाद आने वाले पदानुक्रम में दूसरे बड़े शहर के नियम, प्राइमेट नगर के नियम यानी लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी प्रस्तुत किया था। कौन, तो यहाँ देखिए 1940 में मार्क जेफरसन ने क्या, प्रधान नगर और उसके बाद के आने वाले जो पदानुक्रम में जो दूसरे बड़े शहर थे उसके नियम, प्राइमेट नगर के नियम प्रस्तुत किया। मार्क जेफरसन ने सर्वप्रथम विश्व के में प्रधान नगरों का अध्ययन कर प्रधान नगर का नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने नियम बना दिया। इनके अनुसार नगरीकरण के विकास के प्रथम चरण में जब एक नगर किसी कारणवश बरहरा हो जाता है तो वह स्वतः विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा प्राप्त कर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बनकर उद्योगपतियों, पूंजी, श्रम आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। धीरे धीरे आगे चलकर यही नगर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति का भी केंद्र बन जाता है, जैसे कि बॉम्बे। उल्लेखनीय है कि अधिकांश प्राइमेट नगर देश के राजधानी भी बन जाते हैं। दिल्ली को भी मान लीजिए, लेकिन बहुत से नहीं, जैसे कि न्यूयॉर्क, भारत में बॉम्बे, चीन का शंघाई शहर। लेकिन प्राइमेट जो शहर है जो प्राचीन है तो वह मुख्य रूप से प्रायः राजधानी बनता ही, जैसे कि मॉस्को, बर्लिन, भारत में दिल्ली ही मान लीजिए। प्राइमेट नगर का उद्भव कैसे होगा, तो प्राइमेट नगर या प्रमुख नगर का उद्भव तब होता है जब कोई नगर नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही अन्य नगरों से अधिक महत्व एवं बड़ा आकार प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात इसका विकास स्वयं होता है। यह आर्थिक अवसरों के रूप में उभरने लगता है तथा देश के अन्य भागों से सर्वाधिक ऊर्जावान व्यक्तियों को आकर्षित करने लगता है। इसके पश्चात यह नगर राष्ट्रीय पहचान का परिचायक बन जाता है। इसी तरह राजनीतिक प्रकारों को भी आकर्षित करने लगता है और अंत में राष्ट्रीय राजधानी बन जाता है। इस प्रकार अंततः प्रमुख नगर में देश के जीवन के समस्त श्रेष्ठ तत्वों का, अवसरों का
सेवाओं एवं व्यक्तित्वों का संकेंद्रण एवं अभिमुखीकरण हो जाता है, जो नगरों के स्वाभाविक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। यानी यह स्वयंभू शहर है, अपने आप बन गया। प्राइमेट नगर या प्रमुख नगर के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जैसे देश का आकार छोटा होना। जब देश का आकार छोटा होता है तो संपूर्ण देश की आर्थिक क्रियाकलापों के प्रमुख नगर की ओर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, जिससे एक प्रमुख नगर राजधानी के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, फिजी की राजधानी सुवा, मंगोलिया की राजधानी उलन बटर। ये सब क्या है कि आबादी है ही नहीं, 30 लाख 40 लाख 50 लाख आबादी है, और जो मुख्य शहर है उसी की आबादी 60% 70% से अधिक है। सरल आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन। सरल आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा प्रमुख या प्राइमेट नगर के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि इस प्रवृत्ति में जनसंख्या वृद्धि एवं आकृति विकास के साथ अन्य नगर भी वैकल्पिक मुख्य समृद्धि बिंदुओं के रूप में उभरने लगता है, जिससे प्रमुख नगर की स्थिति को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के विकास वाले प्रमुख नगरों को अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी नगरों में दृष्टिगत होती है। उदाहरण स्वरूप खार्तूम यानी सूडान का शहर, मेक्सिको सिटी यानी मेक्सिको, बोगोटा यानी कोलंबिया का ऐसा शहर है। अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुखी होना, यह क्या है? जिस देश की अर्थव्यवस्था निर्यात एवं बाह्य व्यापार पर निर्भर होता है वह प्राइमेट नगर के विकास के लक्षण को प्रकट करता है। इस प्रकार के प्रमुख नगर में उदाहरण में न्यूजीलैंड को देख लीजिए या ऑस्ट्रेलिया के ही शहर को देख लीजिए, सबके सब तट पर ही बसे हुए हैं। और द्वंद्व अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश जिसमें औद्योगिक समृद्धि की प्रारंभिक अवस्थाओं के महत्वपूर्ण लक्षणों के साथ आधुनिक विकास की नवीन प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, ऐसे देश प्राइमेट सिटी के विकास को प्रेरित करती है। इसमें प्रबल बाह्य शक्तियां प्रमुख नगरों को प्रेरित करती हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया के बैंकॉक एवं जकार्ता जैसे प्रमुख नगरों के विकास में ऐसी अर्थव्यवस्था सहायक है। और जब नगर विकास होगा तो इसका औपनिवेशिक इतिहास भी तो देखा जाता है। औपनिवेशिक इतिहास वाले देशों तथा नगरीकरण के संक्षिप्त इतिहास वाले देशों में प्रमुखता या प्रमुख नगर के विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। प्राइमेट नगर का वितरण यह कैसे होगा? मुख्य नगर या विकसित प्रमुख नगर प्रायः सभी देशों में पाए जाते हैं, परंतु प्राथमिकता या प्रमुखता यानी प्राइमेसी की डिग्री तथा अनुपात में क्षेत्र स्तर पर अंतर पाया जाता है। जेफरसन के अनुसार किसी देश का सबसे बड़ा नगर सामान्यतः नगर तंत्र के अन्य नगरों से अनुपाति के रूप में बड़ा होता है। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड में लंदन का आकार लिवरपूल से 7 गुना बड़ा है। भारत में प्रमुख नगर का अभाव पाया जाता है, क्योंकि भारत में उस तरह के नगर नहीं विकसित हैं। क्योंकि और 5 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर कोई बड़ा नगर है उसका आबादी 2 करोड़ है। क्लियर है? 2 करोड़ यानी कि 40% आबादी एक ही शहर में रहती है। तो भारत की आबादी कितना है? लगभग 130 करोड़। तो उस तरह का अगर भारत में कोई शहर रहता है तो उसका आबादी 50 करोड़ 60 करोड़ होना चाहिए था। तो ऐसा तो कोई शहर ही नहीं है भारत में। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर विकसित देशों जो उपनिवेशवाद का शिकार नहीं है रहे हैं, जहाँ कृषितर अर्थव्यवस्था व न्यून जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है, प्रधान नगर स्पष्टता देखने को नहीं मिलते। कुछ देशों में बहुप्रधानता भी देखने को मिलती है, जिनके बहुत से कारण हैं, जैसे एक से अधिक राष्ट्रीय पहचान वाले लोगों का अलग अलग शहरों के रूप में परिलक्षित होना। जैसे स्पेन में मैड्रिड कैस्टिलियन यानी कैस्टिलियन तथा बार्सिलोना कैटेलन लोगों का केंद्र है। मतलब स्पेन में क्या होता है कि जो कैटेलोनिया है वहाँ पर होता है कि हमको आप अलग कर दो, उसका मुख्य शहर कौन है? तो बार्सिलोना है। वही लोग बार्सिलोना को ही अपना मुख्य शहर मानते हैं। इसी तरह मैड्रिड क्या है? तो यह कैस्टिलियन लोगों का मुख्य शहर है। देश का बृहदाकार जैसे यूएसए अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजल्स अलग अलग क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में विकसित हो चुके हैं। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारण, जिन देशों में नगरीकरण का लंबा इतिहास रहा है उनमें एक से अधिक प्राइमेट शहर मिलते हैं, जैसे भारत और चीन की बात हो रही है। जिन देशों में बहुभाषी लोग रहते हैं वहाँ अलग अलग भाषा वाले लोगों का जमाव अलग अलग नगरों में हुआ। जैसे कनाडा में मॉन्ट्रियल फ्रेंच भाषियों का शहर है, तो टोरंटो अंग्रेजी भाषियों का शहर हो गया।
अब आगे देखिए कोटि आकार का नियम। तो यह क्या है? किसी प्रदेश के नगरों के जनसंख्या आकार का संबंधों में भिन्नता उस प्रदेश के नगरीकरण की विशेषताओं की परिचायक होता है। इस क्रम में कोटि आकार नियम एक प्रदेश में नगरीय अधिवासों का उनके आकार के अनुसार वितरण के प्रारूप की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। मतलब कि कोटि आकार मतलब क्या? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जैसे कोटि आकार का नियम में उसका पहले हम लोग सिद्धांत देख लेते हैं। सैद्धांतिक संकल्पना। कोटि आकार नियम का सर्वप्रथम प्रेक्षण 1913 में ऑरबॉक ने किया था। क्या नाम है? ऑरबॉक। किंतु इसे प्रस्तावित करने तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय जीफ को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफर्ट में इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो किन्होंने किया? तो इनका नाम पढ़ लेते हैं एक बार और। ऑरबॉक ने क्या लिखा इन्होंने किताब? तो ह्यूमन बिहेवियर, इतना ही पूछ देगा, तथा एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट इफर्ट। कोटि आकार का नियम एक सिद्धांत है जो अधिवासों में संख्यात्मक वितरण का विश्लेषण करता है। इसके अनुसार किसी प्रदेश में बड़े से लेकर छोटे नगरीय अधिवासों का क्रम पाया जाता है। कोटि आकार नियम के अनुसार किसी नगर की कोटि और उसकी जनसंख्या का गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या एक स्थिरांक होगी। यानी कोटि आकार नियम के अनुसार क्या? किसी नगर की कोटि और उसकी जनसंख्या का गुणा, यानी कि कोटि मतलब क्या? क्षेत्रफल मान लेंगे, और उसकी जनसंख्या में और गुणा करने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या वो एक स्थिरांक होगी। यह स्थिरांक उस प्रदेश के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या के बराबर होगी। यहाँ अर्थात देखिए पी आर इंटू एक्स आर बराबर P1। मतलब P1 क्या है? प्रदेश PR यानी प्रदेश के 8वें कोटि के नगर की जनसंख्या है। किसी प्रदेश से उसका 8वें कोटि का जो नगर है उसका जनसंख्या क्या है? तो P हो गया। यह P1 क्या है? प्रदेश के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या। R क्या हो गया? उस नगर की कोटि यानी उसकी परिधि, यानी इस नगर की R की जनसंख्या कितना हो गया? तो यही कोटि यानी जनसंख्या, क्षेत्रफल न होगा। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे तो PR इंटू P1 बाई XR। क्लियर है? इस प्रकार यह नियम कहता है कि किसी देश के सभी नगरों को उनके जनसंख्या आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाया तो प्रत्येक कोटि के नगरों या शहरों के बीच आकार का संबंध पूर्णतः लागू होता है, जिसमें बड़े आकार के नगर छोटे नगर से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं। इस संबंध को ग्राफ विधि से विश्लेषित किया जाता है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्षेत्रफल जितना बड़ा उसका आबादी उतना बड़ा अधिक होगा, यही बात है इसमें नगर की जनसंख्या y अक्ष है तथा उस कोटि को x अक्ष पर दर्शाया गया है। उसकी कोटि परिधि मान लेते हैं। यदि नगर की कोटि को उसके जनसंख्या के साथ सरल रेखीय मापक यानी लीनियर स्केल पर दर्शाते हैं तो परिणाम एक वक्र के रूप में आएगा, और यदि लघु गुणक आधार 10 स्केल पर दर्शाते हैं तो परिणाम एक सरल रेखा प्राप्त होगा। यहाँ देखिए कोटि आकार नियम का ग्राफ है, चित्रण है। तो यहाँ पे देखिए अगर यह पूरा एकदम परफेक्ट आ गया, मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी आबादी भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर क्या हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो उसका आबादी भी बढ़ता चला जाए। क्लियर है? कोटि आकार नियम का विश्लेषण। केंद्रीयता की मात्रा एवं गुण के आकार पर एक केंद्र स्थान दूसरे उच्च कोटि अथवा निम्न कोटि का होता है। इसके आधार पर अधिवासों का पदानुक्रम स्थापित होता है। 1913 में ओयर बॉस तथा उसके पश्चात 1949 में जीफ ने कोटि आकार नियम का प्रतिपादन किया था। कोटि आकार नियम बताता है कि नगरों का आपस में आकार के अनुसार संबंध होता है। इस आधार पर नगर एक क्रम में स्थित होते हैं। एक प्रदेश में कुछ बड़े नगर, अनेक मध्यम आकार के नगर तथा उसके नीचे कई छोटे छोटे नगर देखने को मिलते हैं। यदि नगरों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस नियम के अनुसार दूसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या की आधी होती है तथा तीसरी कोटि के नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या की 1/3 होती है। इस प्रकार आगे के नगरों की कोटि व जनसंख्या का अनुपात निर्धारित किया जा सकता है। यानी जैसे मान लेते हैं कि कोई एक शहर ले, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं भारत है, सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दिल्ली। इसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। फिर किसी राज्य की राजधानी लेते हैं तो बड़ा से बड़ा कोई अगर राज्य की राजधानी है
तो और दिल्ली और कलकत्ता, पटना, कलकत्ता और बम्बई को छोड़ दीजिए, सिंपल लखनऊ को ले लीजिए, तो क्या होगा, इलाहाबाद आधा है, आधा से भी छोटा है। अब लखनऊ उसका उसको कोई जिला को ले लीजिए, तो उसकी 1/3 या उससे भी छोटे हो जाते हैं। जीभ का कोटि आकार नियम, तो ये क्या है जीभ का कोटि आकार नियम, यानी कोटि व जनसंख्या का अनुपात, यानी जीभ का कोटि आकार नियम पी आई बराबर पी आई बाई आर, मतलब पी आई बराबर क्या, आर कोटि के नगर की जनसंख्या, पी आई बराबर सबसे बड़े नगर की जनसंख्या, सबसे बड़े नगर की जनसंख्या ऊपर लिखेंगे, और बट्टे में आर यानी नगर की कोटि, सबसे जो छोटा सा है उसके नगर की जो परिधि है, उस क्षेत्र है उसको भाग दे देंगे पी आर। जीव की के कोटि आकार नियम के अनुसार प्रधान नगर की जनसंख्या का आकार दूसरे क्रम के नगर का दोगुना होना चाहिए, परंतु यह सर्वत्र देखने को नहीं मिलता। कहीं कहीं यह अनुपात 1:1, जैसे कनाडा में मॉन्ट्रियल एवं 2 राष्ट्रों के बीच, तथा कहीं कहीं 17:1 यानी उरुग्वे में मोंटेविडियो यह राजधानी है और पेसांडू ये दूसरा शहर है के बीच इतना का अंतर 17 और 1 के अनुपात में है। समझिए ये कितना बड़ा शहर होगा और कितना एक छोटा शहर है। आगे हम लोग देखेंगे क्रिस टॉलर का केंद्र असल सिद्धांत, यह अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।